आप सब? आई थिंक सभी बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं गरिमा राठौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन श्री कन्नी एकेडमी एंड एजुटेक। मैं आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ। बेटा हम लोग हमारे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है जनरल केमिस्ट्री का वो कर रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी ऐसी जनरल बातें हैं जो हम केमिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं। हमने कल के टॉपिक में हमने रासायनिक संयोजन के सभी नियम भी पढ़ लिए हैं। टोटल 5 नियम थे, पांचों को हमने पढ़ लिया और मैंने आपको बता दिया कि नियम का कथन साथ ही साथ आपको नियम जिन जिन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किए थे उनके नाम भी याद रखने हैं। यही 2 बातें नियमों से संबंधित पूछी जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये भी थ्योरी क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है एनुअल एग्जाम में भी। इवन ये जो है आपका आगे का जो परमाणु मॉडल और परमाणु से संबंधित जो हम पाठ पढ़ेंगे उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो डाल्टन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने परमाणु से रिलेटेड जो बातें कही उन्हें ही उन सभी बातों को आज हम पढ़ते हैं परमाणु सिद्धांत के रूप में। तो क्या क्या कहा गया उनके द्वारा, उन सभी बातों को ध्यान से सुनना और समझना है। द्रव्य बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु जो शब्द था उसके बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था और ये कहा कि परमाणु जो है वह सबसे छोटा कण है और उस कण में ही सभी प्रकार का जो द्रव्य है इस पूरी दुनिया में जो भी द्रव्य पदार्थ हैं वो सभी किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। फिर इन्होंने कहा एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ध्यान रखना है आपको क्या कह रहे हैं कि यदि आप किसी एक विशेष तत्व की बात कर रहे हैं तो उस एक तत्व के सभी परमाणु, चाहे एक परमाणु हो या 1000 परमाणु हो, सभी परमाणु एक समान होंगे। ठीक है, अर्थात क्या मतलब है एक समानता का, अर्थात उनकी आकृति, आकार, द्रव्यमान आदि सभी गुणधर्म समान होते हैं। क्लियर है? जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, क्या कह रहे हैं, जबकि भिन्न भिन्न तत्व, यदि आप एक ही समय में अलग अलग तत्वों की बात कर रहे हैं तो अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकृति और आकार भी भिन्न भिन्न होंगे। यदि एक तत्व की बात कर रहे हैं तो सभी परमाणु एक समान, यदि अलग अलग तत्वों की बात कर रहे हैं तो सभी परमाणु अलग होंगे। जैसे यदि मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो इसमें सभी परमाणु एक समान है, कैसे हैं, हाइड्रोजन। यदि मैं बात करती हूँ जल की तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु भी हैं और ऑक्सीजन के परमाणु भी उपस्थित है जो एक दूसरे के समान नहीं है। इनका द्रव्यमान भी भिन्न है, इनका आकार भी भिन्न है, इनकी सभी अभिक्रियाएं भी भिन्न होंगी। आगे देखते हैं, एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में, क्या कहा गया है, निश्चित अनुपात में संयोजन करके अर्थात आपस में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। कौन करते हैं, एक से अधिक तत्व। अगर अलग अलग तत्व उनके परमाणु आपस में किसी निश्चित संख्या में एक दूसरे के साथ संयुग्मित होते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें किसका निर्माण होता है, तो हमें मिलता है यौगिक। यानी यौगिक किससे मिलकर बना है, तत्वों से। आगे क्या कहा गया है, परमाणु को किसी रासायनिक अभिक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तन द्वारा न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यह बात किसके लिए कही गई है, परमाणु के लिए, कि हम हमारी मर्जी से किसी परमाणु को ना तो बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो क्लियर है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, केवल परमाणु का पुनर्व्यवस्थित होना पाया जाता है। क्लियर है बात? यानी हमें लगता है कि जब हम किसी विशेष प्रकार के तत्वों में या क्रिया कारकों में अभिक्रिया करवा रहे हैं
और हमें कोई नया उत्पाद प्राप्त होता है तो हमें क्या लगता है कि कुछ नई चीज बन गई है, लेकिन वास्तविकता में केमिस्ट्री की नजरों में कोई नई चीज नहीं बनी है, बल्कि पुरानी चीजों के जो परमाणु थे उन्हीं की पुरानी व्यवस्था में कुछ अंतर हमें प्राप्त होता है, और उस परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थों की प्राप्ति हमें होती है। यानी ये जो कथन कहा था कि किसी परमाणु को हम नष्ट न तो कर सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं। आगे देखते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले ये एक मील का पत्थर साबित हुआ केमिस्ट्री की आगे की स्टडी के लिए। परमाणु, अणु, कण, ये सब बातें इसके बाद वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि हाँ, परमाणु करके क्या चीज है, इस तरफ भी हमें खोज करनी चाहिए, और इसके बाद में ही पूरी तरह से केमिस्ट्री का विकास हुआ। तो लेकिन क्योंकि डाल्टन ने सबसे पहले अपनी बातें प्रस्तुत की थी, तो उस वक्त के सिद्धांत में डाल्टन ने जो भी कहा गया कथन था, जो हमारे सामने आज हम उसे सिद्धांत के रूप में पढ़ रहे हैं, उस वक्त के समय के अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं रह गई हैं यहाँ पर। देखिए, चेक कीजिए। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, परमाणु को अविभाज्य कण के रूप में नहीं रखा जा सकता। आजकल हम पढ़ते हैं बेटा, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि परमाणु खुद छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो इस तरह से डाल्टन ने जो सबसे पहले बात की थी अविभाज्य कण है, वो बात आज के सिनेरियो में गलत साबित है कि नहीं, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया है कि सबसे छोटा कण जिसे हम परमाणु कहते थे, उससे भी छोटे कण उपस्थित हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ध्यान है आप सभी को। तो बस इनकी भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन थोड़े समय पश्चात इनकी बात करेंगे। तो इस तरह से पहली बात का खंडन अब किया जा सकता है कि अविभाज्य कण नहीं है परमाणु, क्योंकि यह उप परमाणुवीय कणों, जिन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाज्य है। विभाज्य मतलब इनसे मिलकर बना है, तभी तो हम तोड़ेंगे। यदि हम इसे विभाजित करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण, समस्थानिक मतलब समान स्थान वाले कौन, तत्व। तो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण एक ही तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं, जो कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि समान तत्व के परमाणु कैसे होते हैं, समान होते हैं। किसमें समानता होती है, उनके द्रव्यमान में समानता होती है, साथ ही साथ उनके आकार में समानता होती है, साथ ही साथ उनकी प्रकृति में समानता होती है। ये बात डाल्टन ने हमें कही थी कि नहीं कही थी। लेकिन अब हम जब ये बात जानते हैं कि समस्थानिक करके भी कुछ कण है समान स्थान पर जो पड़े हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, जिन्हें हम समान स्थान पे रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि उन सभी का द्रव्यमान कैसा है, द्रव्यमान कैसा मिलेगा, भिन्न भिन्न, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। तभी तो हम उन्हें कहेंगे एक ही परमाणु के अलग अलग कण हैं। आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखा गया है, देखिए उदाहरण। कैल्शियम का परमाणु भार कितना है, 40, और आर्गन का भी कितना है, 40। जबकि डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि यदि भिन्न भिन्न तत्व लेंगे तो उनके परमाणु भी भिन्न भिन्न होंगे। परमाणु बिल्कुल भिन्न है, आर्गन का परमाणु आर्गन में उपस्थित है, कैल्शियम का परमाणु कैल्शियम के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन दोनों में फिर भी कुछ समानता है। कैसी समानता है, इनके परमाणु द्रव्यमान समान है। समझ गए बात को। जबकि डाल्टन ने कहा था भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होंगे, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, परमाणु का आकार, प्रकृति सब भिन्न होगा। लेकिन पहली ही बात कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण में भी क्लियर हो रहा है कि दोनों का द्रव्यमान समान है। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कहा गया है, परमाणु को
अनश्वर नहीं माना जा सकता। परमाणु को ऐसा नहीं माना जा सकता कि नष्ट नहीं होता। हमने पढ़ा था ना, परमाणु को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अब ये बात भी हम नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिक अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में ऊर्जा का क्षय करता है। यानी जो परमाणु का सबसे मिडल पार्ट है, सबसे सेंटर में उपस्थित भाग है, जिसे हम कहते हैं नाभिक, जब हम नाभिकीय अभिक्रियाएं करते हैं तो उससे भी कुछ विशेष सोलह नहीं किया होगा, फिर भी आ रहा है। ये जो जैसे अक्सर है ना, पीछे चलेगा। याद से चला गया ना कि आपके ऑफिस के ऊपर आ रहे थे, फिर ऐसे रिकॉर्डिंग करने जितना इतना पोर्शन में ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इसीलिए से याद रखना। चलिए जैसे इधर लिखा हुआ है, इधर छोटे पॉइंट हाँ 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 हाँ। कहाँ से? यहीं से? अच्छा ओके, थोड़ा सा बताना। तो देखिए बेटा, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? परमाणु को अनश्वर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि कई प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, नाभिक स्वयं भी अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में ऊर्जा का क्षय करता है। यानी नाभिक से स्वयं से भी क्या है, कुछ कण जो है वो किरणों का रूप लेके वहां से निकल जाते हैं। यानी परमाणु का खुद में से कुछ क्षय तो हुआ है, कुछ निकल गया है, कुछ नष्ट हुआ है, जो कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को हम न बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में? आगे देखें, आगे चेक कीजिए। परमाणु सदैव निश्चित सरल अनुपात में नहीं संयोजित होते। उन्होंने क्या कहा था कि जब भी परमाणु आपस में जुड़कर हमें कोई नया यौगिक देते हैं तो उसमें उन जुड़ने वाले तत्वों की या परमाणुओं की संख्या हमेशा सरल अनुपात में होती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। कैसे? एक एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं ये बात आवश्यक क्यों नहीं है। उदाहरण देखिए, शर्करा का अणु C12H22O11, ये फॉर्मूला है शर्करा के अणु का, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, पता है हमें। यदि हम इनका अनुपात निकालना चाहते हैं तो इनके भार की चर्चा करेंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का 11 के अनुपात में हमें प्राप्त होता है, जो पूर्णांक तो है परंतु सरल अनुपात नहीं है। सरल का मतलब क्या है? यदि हमें इस तरह से मिल जाता है 1:2:1 या 1:2:3, इस तरह से, तो ये सरल अनुपात के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि हमें पता है कि शर्करा बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, जो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, और जिन तत्वों का संयोजन हुआ है उनका अनुपात यहाँ पे सरल अनुपात में प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखिए, यह रासायनिक संयोग के उन नियमों को समझाता है जो द्रव्यमान पर आधारित है, आयतन पर आधारित नहीं है। अतः गैल्यूसेक के नियम को नहीं समझाता। गैल्यूसेक का नियम देखो बेटा, वैसे भी आपको ध्यान रखना है, डाल्टन का जो सिद्धांत था वो परमाणु से संबंधित है
और गैलुसैक का जो नियम हमने पढ़ा था कल, मैंने आपको बताया था गैस से गैलुसैक याद रखा होगी और गैस से गैस। गैलुसैक का नियम केवल और केवल गैसों के लिए था और गैसों के भी कणों के लिए उसने कोई बात नहीं की थी। उसने सिर्फ और सिर्फ आयतन से संबंधित किया था इस नियम को, अपने नियम को। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे इस पॉइंट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाल्टन की जो भी बात है वो परमाणु, अणु, परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु का प्रकार, आकार, उनसे संबंधित है। जबकि गैलुसैक का जो नियम था वो टोटली गैसों के आयतन से संबंधित था। किसी प्रकार के कणों को, विशिष्ट कणों को टारगेट करके उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बात क्लियर है हमें कि गैलुसैक के नियम का डाल्टन के सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं है। यह सिद्धांत ये समझाने में असफल रहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु उनके द्रव्यमान, आयतन तथा संयोजकता में भिन्न क्यों होते। चलिए, ये बात तो डाल्टन ने हमें बता दी कि जो विभिन्न तत्व हैं उनके परमाणु का आकार भिन्न होगा, उनका प्रकृति भिन्न होगी, उनका द्रव्यमान भिन्न होगा, लेकिन इस भिन्नता के पीछे का कारण वो स्पष्ट नहीं कर पाए। जैसे मैं कहूँ कार्बन का भार 12 है, आप इस उदाहरण में भी चेक करो, कार्बन का भार 12 है, हाइड्रोजन का 22, तो क्यों है ऐसा, क्यों मिला मुझे भार, मुझे सभी का 12 क्यों नहीं मिल गया, सभी का मुझे 1 क्यों नहीं मिल गया। इसकी यदि उनसे चर्चा की गई, पूछा गया कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि भाई परमाणु भिन्न भिन्न है, तत्व भिन्न भिन्न है, तो भार भी भिन्न होगा, लेकिन क्यों होगा, इसके बारे में वे कुछ स्पष्ट बात नहीं बता पाए। तो ये भी क्या बन गई, उनके सिद्धांत की एक कमी बन गई, और इसीलिए हमने इसको भी यहाँ पे स्थान दिया है कमी के रूप में। क्लियर है बात बेटा सभी को? आगे देखिए, यह सिद्धांत यह नहीं समझा सका कि एक तथा भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग कर अणु किस प्रकार बनाते। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस प्रकार अलग अलग परमाणु आते हैं और जुड़ जाते हैं और नए नए यौगिक हमें मिलते हैं। किसने कहा है उन्हें कि आओ आके जुड़ जाओ? हर बार हम कहें, हर बार हम रिएक्शन करवाएं, ऐसा तो नहीं है। इस पृथ्वी पर ऑटोमेटिक पहले से ही जल उपस्थित है, तो जल को हमने तो नहीं बनाया, बन रहा है। वायु है, उसे हमने नहीं बनाया, वो है पहले से ही प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ऐसा क्या कारण हो जाता है कि परमाणु आपस में अपने आप ही संयोग करते हैं और अणुओं को जन्म देते हैं? क्या कारण है? यह कारण भी वो स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम स्पष्ट करेंगे आगे के चैप्टर्स में। हम ये बात क्लियर करेंगे कि परमाणु ऐसा कार्य यानी अणुओं का निर्माण क्यों करता है। आगे देखेंगे, यह सिद्धांत यह समझाने में असफल रहा कि परमाणु तथा अणु को बांधे रखने वाले बल की प्रकृति क्या है, जिससे पदार्थ 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में पाया जाता। बहुत अच्छा सा पॉइंट ये मैंने आपके सामने रखा है कि ये बात भी ये नहीं बता पाया कि यदि मैं बात कर रही हूँ किसी ठोस की, तो ठोस में हमें ये पता है कि उसके जो कण होंगे वो बहुत पास पास होंगे, लेकिन इन कणों को पास कौन रख रहा है? ऐसा कौन सा बल है जो इन कणों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रहा? जरूर कोई ना कोई बल होगा, यदि है तो कौन सा है, कहाँ से उपस्थित है, क्यों है वो यहाँ पर? इन सभी बातों का डाल्टन के पास कोई जवाब नहीं था, जबकि ये तो पता था उस समय भी कि ठोस अवस्था में भी द्रव पदार्थ उपस्थित है, द्रव अवस्था में भी है और गैस में भी है, लेकिन ये 3 प्रकार की अलग अलग अवस्थाएं क्यों हैं, इसका कारण डाल्टन स्पष्ट नहीं कर पाए। यह परमाणु तथा अणु के बीच कोई फर्क नहीं कर पाया। परमाणु का नाम उन्होंने बता दिया, अविभाज्य कण है, लेकिन जब ये पूछा गया कि हाइड्रोजन का अणु ऑक्सीजन से जुड़कर जल का अणु क्यों बनाता है, तो ये बात वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि क्या बात है, अणु हम किसे कहेंगे और परमाणु की क्या विशेषता होगी। बस उन्होंने ये कह दिया कि छोटा सा कण है परमाणु, लेकिन हम किस प्रकार यह पहचान करेंगे कि परमाणु क्या चीज है, अणु क्या चीज है। ये बातें जब उनसे पूछी गई तो इनका उनके पास कोई उत्तर नहीं था, और इसीलिए ये सभी बातें क्या बन गई, डाल्टन के द्वारा दिए गए उनका जो खुद का सिद्धांत था जो उन्होंने परमाणु के लिए दिया था, तो इसलिए हम सिद्धांत को क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके लिए ये सभी कमियां रह गई।
लेकिन हम अब इन सभी कमियों को दूर करेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे आगे के टॉपिक्स में। आगे का जो टॉपिक है वो फिर एक वैज्ञानिक से संबंधित है जिसे कहा गया है आवोगाद्रो की परिकल्पना। आवोगाद्रो वैज्ञानिक का नाम है और आज आपने इसका नाम सुन लिया तो अब कभी नहीं भूलना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा केमिस्ट्री से। आइए हम चर्चा करते हैं थोड़ी। सन 1811 में इतालवी यानी इटली के वैज्ञानिक एमिलियो आवोगाद्रो ने यह परिकल्पना दी। कौन सी? आवोगाद्रो परिकल्पना दी। इसके अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कैसी होती है? अणुओं की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर परमाणु और अणु में विभेद किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आवोगाद्रो वो था जिसने परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट किया। कैसे स्पष्ट किया? क्या बातें उन्होंने कही थी परमाणु और अणु से संबंधित, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी एक परिभाषा देख लेते हैं परमाणु से संबंधित। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और नहीं भी। क्लियर है बात? क्या कहना चाह रहा है? क्या परिभाषा दी गई है परमाणु की? कि परमाणु सबसे छोटा तो है लेकिन छोटेपन में भी उसकी एक विशेषता है कि यह वह छोटे से छोटा कण होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। परमाणु से छोटा कोई ऐसा कण नहीं है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आके और भाग ले ले और नए पदार्थों को उत्पादित कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि नए पदार्थ बनेंगे तो परमाणु, एटलीस्ट परमाणु का उपस्थित होना आवश्यक है। इससे छोटी और कोई इकाई नहीं होगी। क्लियर है बात आप सभी को? क्लियर है बेटा? बात समझ आ रही है? आवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? परमाणु की परिभाषा पढ़ ली है। फिर देखिए अणु के बारे में क्या कहा गया है। अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी यहाँ पे ये बात क्लियर कहना चाहूंगी मैं कि परमाणु जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन की बात करो, हम हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि केवल H यानी परमाणु के रूप में यह स्थायी नहीं है। क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन को हम कभी Cl2 नहीं लिखते, क्लोरीन इस रूप में भी स्थायी है। ऑक्सीजन नहीं है स्थायी, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। समझ में आ रही है? यानी अणु क्या होगा? अणु भी छोटे से छोटा ही भाग होगा लेकिन इसकी भी एक विशेषता है कि यह स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उस पदार्थ का अणु कहलाता है पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ तत्वों को ही पदार्थ कहा जाए, यौगिकों को ही पदार्थ कहा जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आवोगाद्रो परिकल्पना के अनेक उपयोग हैं जिनमें से कुछ को हम आपको समझाएंगे और जब आप इन उपयोगों को समझते जाएंगे तो आपको भी ये बात पता चलेगी कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री का वो पढ़ लिया है। कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? आवोगाद्रो परिकल्पना। इससे संबंधित उपयोग पढ़ने के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में हम लोग करेंगे। मेरे ख्याल से सभी को समझ आ गया है। अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखेंगे सभी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।